हेलो दोस्तों, जो हमारा केवीएस पीजीटी और एचपीएससी पीजीटी हिंदी की हमने एनसीईआरटी शुरू की हुई है, इसलिए जो हमारा केवीएस पीआरटी हो, टीजीटी हो या हमारा पीजीटी हो और एचपीएससी में भी जो व्याकरण आएगी उसका पोर्शन हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारी ये पहली क्लास है, इसमें पहले हम जो भाषा परिवार है हिंदी के और हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, जो भारतीय भाषाएँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी एक वीडियो और आएगी, जिसमें हम भाषाओं, बोलियों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं पहली क्लास। हमारी सबसे पहले हम देखते हैं भारोपीय परिवार, इंडो जर्मनिक, भारत, हिब्बी, आर्य परिवार। इसको जो ध्वनि के आधार पर 10 शाखाएँ हैं, इसके अंदर 10 भाषाएँ रखी गई हैं और वो 2 वर्गों में हैं। सबसे पहला वर्ग है सप्तम वर्ग की भाषाएँ। सप्तम वर्ग में जो है 4 भाषाएँ आएँगी, ये याद रखना। सप्तम वर्ग में कितने वर्ग में भाषाएँ हैं? 4 भाषाएँ हैं, भारत ईरानी। और इसको भी गियर्सन, अगर ये क्वेश्चन आए तो गियर्सन ने भारत ईरानी भाषा कितने उपवर्ग माने हैं? 3 माने हैं, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। सप्तम वर्ग में 4 ही हैं, जैसे भारत ईरानी आर्य भाषा, बाल्टो स्लाविक, उसके बाद है तीसरा अर्मीनिया, ये कुछ ना, ये आएगा अर्मीनिया और फिर अल्बानी। ये 4 भाषाएँ इधर हो गई। उसके बाद हमारा आएगा केतुम वर्ग में, इसमें 6 भाषाएँ हैं, तो टोटल जो ध्वनि के आधार पे 10 थी, तो 4 ऊपर थी। तीसरी 6 यहाँ पे केतुम वर्ग में, जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक। उसके बाद भारतीय प्राचीन आर्य भाषाएँ, क्योंकि वहीं से क्योंकि हिंदी का जो शुरुआत है, वैदिक संस्कृत से शुरू होती हुई थी। वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर हिंदी। तो हमें उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, उनको सीक्वेंस में कैसे लगाएँ। देखिए, जो है 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो डेट होगी उसको ईसा पूर्व कहेंगे और उसके बाद को ईसवी कहेंगे। देखिए, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक हमारा प्राचीन आर्य भाषा काल रहा है। इसमें सबसे पहले देखिए वैदिक संस्कृत, जिसमें जिसका समय हम मानते हैं 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक, ठीक है? और 52 वर्ण थे इसमें, 13 स्वर, व्यंजन 39। वैदिक संस्कृत में जो साहित्य लिखा गया वो वेद हमारे लिखे गए थे, संहिता। संहिता के अंदर वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण आते हैं जो वेदों के बाद लिखे गए, फिर उपनिषद जो एक किस्म से हम इनकी पूंजी कह सकते हैं, व्याख्या के लिए जो लिखे गए, जिसमें ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। उसके बाद लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत के अंदर महर्षि पाणिनि ने लिखी है, इसलिए इनको पहला व्याकरण का हम आचार्य भी मानते हैं। अष्टयाई इनकी रचना थी, क्वेश्चन आ जाता है अष्टयाई किसकी रचना है? महर्षि पाणिनि, पतंजलि की महाभाष्य है। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में हमारा आ जाता है, इसका जो समय रहेगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें 3 भाषाएँ थे, मध्यकाल के अंदर 3 भाषा मानेंगे। पाली भाषा जो प्रथम प्राकृत है, प्राकृत भाषा जो द्वितीय प्राकृत है, अपभ्रंश भाषा तृतीय प्राकृत है। पाली का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत का जो समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का जो है 500 ईस्वी से 1000 तक। अब देखिए, पाली के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह भारत की प्रथम देश भाषा है। हम ये रख लें देश भाषा है, ठीक है? अब इसी के साथ अब अगर हम प्राकृत की बात करें, ये प्राचीनतम जनभाषा है। प्राकृत क्या जो प्राकृत है, जो प्राचीनतम जनभाषा, और ये प्रथम देश भाषा मानी जाती है, पाली। उसके बाद जो ये है अ, मध्य देश की भाषा रही है पाली। और 2 व्याकरण हुए हैं, ये बोधि थे, कंचायन, जिन्होंने पाली के 41 वर्ण माने हैं, जिसमें 8 स्वर और 33 व्यंजन। मोगलायन ने 43 माने हैं, 10 स्वर और 33 व्यंजन। अब इसमें आप देखिए, आप व्यंजन सेम ही रहेंगे, आप व्यंजन याद करने की जरूरत नहीं, व्यंजन 33 ही हैं। तो 2 बड़े हैं, एक कंचायन ने 41 माना है, तो मोगलायन अपने आप में 43 हो जाएगा, इसने 10 स्वर माने। एक याद कर लीजिए बेशक। बौद्ध ग्रंथ आ जाएँगे उसके बाद। जो क्वेश्चन आए कि बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे हैं? तो पाली भाषा में। त्रिपिटक, विशुद्धि, मगध, बुद्ध घोष की, अट्ठकथा बुद्ध घोष की। उसके बाद हमारा आ जाता है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में देखिए बताया जाएगा, ये जनभाषा रही है सबसे पुरानी। भारतीय भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है, जो उनका ग्रंथ है, उसमें सबसे पहले इसका ज़िक्र हुआ है, वर्णन हुआ है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, जैसे संस्कृत में लौकिक संस्कृत में था, उसी तरह से वररुचि जो है, एक क्वेश्चन आ जाता है, जो वररुचि की रचना कौन-सी है? जो है प्राकृत प्रकाश। एक तो आपने ये क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि जो वररुचि है उसकी जो कौन-सी रचना है? प्राकृत प्रकाश, ठीक है? और इन्हें प्राकृत व्याकरण, मतलब व्याकरण जो है ग्रंथ लिखने वाले व्याकरण थे ये। उसके बाद हमारा आता है जैन। जो क्वेश्चन है, अभी जैन साहित्य किसमें लिखा गया है? क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। वो प्राकृत भाषा में लिखा है, जो द्वितीयावधी सेतुबंध रचना है, जो प्राकृत में ही है। परव सेन की गाथा, ये क्वेश्चन कई बार आया। गाथा सप्तशती, हाल कवि की, गौड़वाहो या गढ़ुवाहो वाक्यापति राज की। उसके बाद देखिए, मैं आपका कम से कम जो है कम से कम टाइम यहाँ पर ज़्यादा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि देखो जितना अभी इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो मैं आपको कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो में दे देता हूँ। देखो, पिछली वीडियो जो नमक का दरोगा 15 मिनट में है, और उसमें 40 तो मैंने क्वेश्चन ही करवाया उसमें, एक छोटी सी कहानी के अंदर। और उसी को अगर मैं करवाने को चाहता तो आप दूसरी वीडियो भी देख लो, 1-1 घंटे में होती है। 40 क्वेश्चन अगर 1 मिनट पे भी हम लगाएँ तो 40 क्वेश्चन के लगा लो, 40 मिनट हो गए, और साथ में व्याख्या भी। तो आप उसमें देख सकते हैं कि कम से कम मैं आपका टाइम वो कर रहा हूँ। इसका प्राचीनतम उदाहरण नाट्य शास्त्र है। देखिए, जो अपभ्रंश भाषा का समय था वो 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। इसका जो प्राचीनतम जो उदाहरण मिला हमें, जैसे ये शुरुआत नहीं हुई है जब भरत मुनि ने
दूसरी-तीसरी शताब्दी के अंदर नाट्यशास्त्र की रचना की। कुछ लोग उसको पहली शताब्दी में मानते हैं, दूसरी-तीसरी भी है। तो ये इनका पहली से लेके तीसरी शताब्दी के बीच का समय रहता है, भी नाट्यशास्त्र जो है रचा गया। उसमें कुछ उदाहरण मिल जाते हैं भी हाँ, भी अपभ्रंश भाषा के हैं। तो हमने ये लिख दिया कि भई प्राचीनतम जो उदाहरण है, अगर ये पूछा जाए अपभ्रंश का कहाँ मिला है, तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ये याद रखना है बस, सिर्फ़ और कुछ नहीं है कि उसमें इसका प्रयोग हुआ है। उसका एक कुछ नमूना मिल गया कि भई हाँ, उदाहरण था, वो नाट्यशास्त्र में है। क्योंकि ये कन्फ्यूज़िंग होता है, बहुत जगह कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है। बात ये है कि उदाहरण मिला है सिर्फ़। जैसे प्राकृत का क्या प्राकृत का जो है भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में देखने को मिलती है। हाँ, ये भी कहते हैं कि जो अधम पात्र थे वो क्या है, वो संस्कृत के अलावा जो ये प्राकृत, पाली या अपभ्रंश तरह की जो नीच भाषा का प्रयोग करते थे, ये कहा जाता है। ठीक है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के जो अपभ्रंश का प्रयोग के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जो इसका सर्वप्रथम प्रयोग है, वो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो ये याद रखें, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। जो दंडी हैं, ने अपभ्रंश को अभीर भाषा कहा है। अब ये क्वेश्चन बनेगा आराम से कि अभीर भाषा किस आचार्य ने कहा है, तो दंडी ने कहा है अभीर। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग। अब ये क्वेश्चन बन रहे हैं, सीधा क्वेश्चन यही है, भाषा के अर्थ में। अब तक जैसे उदाहरण अगर मिलता है तो भाषा के अर्थ में नहीं मिलता, ठीक है? अब जो भाषा के अर्थ में है अपभ्रंश, डंडी ने क्या कहा अभीर कहा है, इन्होंने अपभ्रंश नहीं कहा। अपभ्रंश किसने कहा है? चंड नामक जो है कवि, उसने कहा है, शब्द का प्रयोग किया भाषा के रूप में अपभ्रंश का। उसके बाद किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अणा अना-अना भाषा कहा है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, अना-अना भाषा, अपभ्रंश के बारे में 4 कथन देंगे, उनमें से जो सही या गलत है, वो पूछ लेंगे। तो अगर आपको उसके बारे में, अपभ्रंश के बारे में सब कुछ पता होगा, तभी आप बता सकते हो। तो अना-अना भाषा किसने? किशोरी दास वाजपेयी ने। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग, अब इसका प्रमाणिक प्रयोग जो है, उदाहरण कहाँ मिला? भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में। भाषा के अर्थ में जो शब्द का, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड ने किया, और अना-अना भाषा किसने कही? किशोरी दास वाजपेयी ने। और प्रमाणिक, जिसका अभी यहाँ प्रमाणिक है, ये पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ में मिलता है। मध्यकालीन तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की कड़ी या संधि, जो मध्यकाल में जो प्राकृत और पाली रही हैं और जो हिंदी रही है, उनके बीच का कड़ी का काम करती है जो है संध्या भाषा का काम, ये संध्या काल कहते हैं। संध्या काल क्या है? संधि काल क्या होता है? जो 2 युगों को जोड़ता है। इसी तरह ये इन्होंने क्या करा, हिंदी और उसके बीच का एक कड़ी के रूप में काम करती है। सिद्धो, नाथो, जैनो, रासो साहित्य जो है इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाएँ, भारोपीय परिवार की जो भाषाएँ हैं, देखिए हिंदी, भारोपीय परिवार में कौन-कौन सी भाषा आती है? हिंदी आती है, असमी आती है, बंगला आती है, मराठी, पंजाबी, उड़िया, सिंधी, कश्मीरी और गुजराती। तो ये सब क्या है? भारोपीय परिवार की भाषा। क्वेश्चन आ जाता है, अभी जैसे अभी मैं अभी एक एग्ज़ाम देके आया था हिमाचल प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, उसमें साफ आया हुआ था, एक क्वेश्चन था, भारोपीय परिवार की भाषाओं में कौन-सी नहीं आती? उसमें अरबी था, उर्दू था, तो उर्दू तो आती ही नहीं है, क्योंकि उर्दू भाषा अलग ही हो जाती है, अरबी से अलग है उर्दू। तो वो उसमें निकली है, तो अरबी तो उर्दू था उसका ठीक आंसर, भी ये नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हिंदी, असमी, बंगला, मराठी, पंजाबी, उड़िया, सिंधी, कश्मीरी और गुजराती। और जिन पे मैंने ये निशान जो डार्क किया हुआ है, तो ये जो है हमारी जो 22 भाषाएँ हैं संविधान के अंदर, वो हिंदी भी आती है, असमी आती है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, हमारी 22 भाषाएँ जो हैं, वो उनमें कौन-कौन सी भाषाएँ नहीं है, इस तरह क्वेश्चन है, या कौन-सी हैं? तो हिंदी, असमिया, सिंधी है, कश्मीरी, गुजराती। और उसके बाद हमारा है चीनी, तिब्बती परिवार, बोडो और मणिपुरी, ये भी हमारा 22 भाषा में आती है। द्रविड़ परिवार की जो चारों भाषाएँ, आप याद रखें, चारों हमारी देखिए क्वेश्चन हो रहा है ना यहाँ से तैयार। 22 भाषाओं में जो द्रविड़ परिवार की भाषाएँ हैं, वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। और ये बस सबसे पुरानी भाषा हमारी तेलुगु या है शायद, ठीक है? या तमिल, इनमें से 2 है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं आपको बता दूँगा इसका। इन दोनों में से सबसे प्राचीन तो भाषा मानी जाती है। उसके बाद हमारा है एस्ट्रो एशियाटिक परिवार, संथाली, ठीक है? संथाली भाषा जो है, ये भी हमारा 22 भाषाओं में आती है, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। उसके बाद हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। आधुनिक आर्य भाषा का जो वर्गीकरण है, विभिन्न विद्वानों ने कैसे किया है? अभी हमने 4 परिवार पढ़े, उनका वर्गीकरण कैसे किया है, ये भी देख लीजिए। हार्ने ने के अनुसार क्या है, इन्होंने 4 भागों में बाँटा है। पूर्वीय, गोडियन, इसमें जो है पूर्वी हिंदी आती है, देखो पूर्वीय तो पूर्वीय रखे हैं। और पूर्वी हिस्सा आप ये देख लीजिए, पूर्वी हिस्सा जहाँ भी आएगा, तो असमी, उड़िया, इस तरह के बंगाली, ये पूर्वी हिस्से के वो हैं। पूर्वी हिंदी में कौन से, जैसे बिहारी आ जाती है, छत्तीसगढ़ी आ जाती है, जो उसके आस-पास के एरिया, तो इस तरह याद रखें। बाई चांस आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप ये याद रख लीजिए। पश्चिमी, देखो पश्चिमी हिस्से में क्या लगता है हमारा, जैसे हमारे पड़ोसी देश राजस्थान हो गया, पंजाब भी हो गया, जैसे पंजाब लगता है, ठीक है? गुजरात भी पश्चिम, जैसे पाकिस्तान है पश्चिम, पैसे पाकिस्तान, पैसे पश्चिम, ठीक है? सिंधी भाषा की, वो भी सिंध प्रांत भी पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाबी, तो ये पश्चिमी गौड़ियन, ये कौन हमारा हाल ने जो है उनके अनुसार है। उत्तरी गौड़ियन में आता है, उत्तरी हिस्से में कौन सा, पहाड़ी एरिया उत्तर में आता है, गढ़वाल जो उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड, गढ़वाल क्षेत्र जो उत्तराखंड में आता है, पहाड़ी और नेपाली। दक्षिण में तो हमेशा याद रखना मराठी आएगा दक्षिण में बस। आप ऐसे याद रख सकते हो, औरंगज़ेब ने जो दक्षिण की तरफ चढ़ाई करी, जैसे अभी वो फ़िल्म भी है तानाजी वो वाली, तो वो दक्षिण एरिया में ही था, तो उन्होंने दक्षिण की तरफ गया, तो मराठी लोग थे, शिवाजी के साथ उनकी वो रही, तो इस तरह आप दक्षिण गौड़ियन का याद रख सकते हैं। उसके बाद धीरेन्द्र वर्मा बहुत बड़े वो हैं हमारे हिंदी के। इस इन्होंने जो है देखिए उदीच्य उदीच्य में जो है लहदा पंजाबी सिंधी, ये भी हमारी जो है पश्चिमी है उदीच्य। प प्रतीच्य जो है गुजराती, पैसे पश्चिम, पैसे प्रतीच्य, ऐसे याद रख लीजिए। मध्य देश में जो आती है हमारा ये इन्होंने इसमें क्या लिया, राजस्थानी लिया, पश्चिमी हिंदी ले लिया, पूर्वी हिंदी ले लिया और बिहारी ले लिया।
उसके बाद उड़िया, असमिया और बंगाला जो प्राच्य में ली है। दक्षिणायत में देखो वही मराठी आ गया। उसके बाद जॉर्ज गैरिसन के अनुसार जो वर्गीकरण है, उन्होंने क्या है, उन्होंने 3 शाखाएँ उपशाखाएँ मानी हैं, बाहरी, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। बाहरी उपशाखा में जो दक्षिण में वही मराठा थे, दक्षिण में तो मराठी रह रहे हैं। दक्षिण में कौन थे? मराठा थे बस, आप याद रखें। मध्यवर्ती जो है उसमें एक देखिए बाहरी उपशाखा में दक्षिण और पूर्वी समुदाय, बाहरी में देखिए मराठी हो गया दक्षिण के अंदर, और पूर्वी के अंदर क्या है, पूर्वी मैंने आपको बताया था उड़िया, उड़ीसा, पूर्वी बिहार, असम और बंगाल। जो बाहरी उपशाखा है, बाहरी शाखा में पूर्व और दक्षिण आ गया। मध्य में सिर्फ मध्यवर्ती, मध्य में मध्यवर्ती और पूर्वी हिस्सा, पूर्वी हिंदी आएगी। और भीतरी के 3 जो भीतरी उपशाखा उसके 3 है, एक तो केंद्रीय समुदाय है, एक उत्तर-पश्चिमी समुदाय है, एक पहाड़ी समुदाय है। इसको ये देखिए, भीतरी उपशाखा में केंद्रीय समुदाय में जो है केंद्र है जो पश्चिमी हिंदी, जिसमें सुरसैनी, ब्रज भाषा आ गई, जैसे बघेली, खड़ी बोली, इस तरह से। तो पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और खानदेशी, भीली, राजस्थानी, ये केंद्रीय जो हिस्सा है उसमें। उत्तरी भारतीय हिस्सा लगाया जाए तो ज़्यादा चाहिए, उत्तर और मध्य का जो हिस्सा है थोड़ा। और उत्तर-पश्चिम में लहदा और सिंधी। उत्तर-पश्चिम में उत्तर की तरफ जब जहाँ पे सिंध नदी पाकिस्तान की तरफ है, तो जो लाहौर एरिया है, तो ये लहदा और सिंधी उत्तर-पश्चिम समुदाय में। पहाड़ी में आपको पता है, पूर्वी पहाड़ी, नेपाली, केंद्रीय पहाड़ी, इस तरह की भीतरी उपशाखा के हैं ये 3 भाग, पहाड़ी समुदाय, उत्तर-पश्चिम समुदाय और केंद्रीय समुदाय। इस तरह ये वीडियो हमारी आज समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।